हम चर्चा करेंगे मौजूदा राजनीति की, ताकत की, मजबूती की, कमजोरी की, बौखलाहट की, डगमगाहट की। जो अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, संसद सत्र, उसमें किसका क्या हासिल था, राजनीति अब कहां खड़ी है और क्या दशा और दिशा लेती दिखाई दे रही है। और चुनावों में जो निरंतरता है हमारे देश में, कुछ और परीक्षाएं भी मुंह बाए सामने खड़ी हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब संसद का सत्र तो शीतकालीन सत्र में आगे दो चार होते दिखेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की तो हो चुके भाई विधानसभा चुनाव, लेकिन वहां पर 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और वो भी दरअसल किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। और फिर एक और चुनाव होने हैं। हालांकि यहां चुनाव शब्द गलत इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी विपक्ष पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगाती है, कोई चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं होता, अध्यक्ष बने बैठे रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, पर वो चुनाव होता नहीं है, नाम तय कर लिया जाता है। आरएसएस और दो बड़े लोग वो तय कर लेते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, पर अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, इससे भी आने वाली राजनीति की दशा और दिशा का अच्छा खासा आकलन मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बजट सत्र से। अब अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई को तो स्थगित कर दिया गया, वो शुक्रवार को ही हो गई। कल भी वैसे सदन चलना था। बजट सत्र था, 7वां बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने। 3.0 मोदी 3.0 या एनडीए 3.0, ये तीसरी पारी जो सरकार की है, उसका पहला पूर्ण बजट। और बजट में पिछले 10 सालों ने गवाही दी है, सरकार ने जो करना चाहा किया, तालियां भी बटोरी। और काला सूट गुलाबी अखबार वाले तो 9-10 नंबर देते ही हैं, आम आदमी भी सराहना करता ही दिखाई दिया। लेकिन नई 18वीं लोकसभा में जब बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, तो सरकार कई सवालों के घेरे में फंसती हुई दिखाई दी। अपनों ने ही निशाना साधा निर्मला सीतारमण के इस बजट पर कि भाई आम आदमी पर ये इतने टैक्स का बोझ, इतनी मार आप क्यों बढ़ा रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बड़ी चर्चा हुई, प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई दर को हटाने की बात पर भी बवाल कटा। खुद सरकार में अहम मंत्री नितिन गडकरी ने गुजारिश कर दी, भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आम आदमी को कुछ राहत दे दीजिए। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन हटाना पड़ा। पुरानी व्यवस्था भी है, नई व्यवस्था भी है, वो करती हुई दिखाई दी निर्मला सीतारमण। और काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हर बात पर सरकार के हर इनिशिएटिव, हर किसी नई घोषणा पर तालियां बजाते थे, सरकार ने इस बार यह भी माना कि हां बेरोजगारी एक समस्या है। आंकड़ा 3.2% का दिया, लेकिन यह माना कि बेरोजगारी एक समस्या है क्योंकि वो एक इंटर्नशिप योजना लेकर आए कि 500 बड़ी कंपनियां आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगी, 5,000 रुपए महीना देंगी, यानी कि हर साल 4,000 युवा। पर स्वामीनाथन अय्यर ही बाकायदा एक लेख में लिखते हैं कि मैंने पूछा कॉरपोरेट घरानों से कि भाई कितने बच्चों को आप रखोगे इंटर्नशिप पर, उन्होंने कहा एक को भी नहीं। तो बेरोजगारी की समस्या पर हां तो कर दी, मान भी लिया, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारेंगे कैसे। और इंटर्नशिप की बात ही नहीं, अग्निवीर पर भी सरकार फिर गिरती दिखाई दी। 2-2 हाथ करने को तैयार दिख रहा है विपक्ष। सरकार का यह दावा कि शहीदों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं,
अग्निवीरों को, उस पर बवाल कटा कि नहीं, बीमे की राशि को भी 1 करोड़ में आप जोड़कर बता रहे हैं। और यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना पर आ गया। हलवा सेरेमनी पर भी राजनीतिक हलवा पका। राहुल गांधी ने कहा कि 2-3% लोग देश के 73% आबादी को क्या मिलेगा वो तय करते और दरअसल कुछ नहीं देते। जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए, सर पकड़कर बैठ गई थी निर्मला सीतारमण कि ये हलवा सेरेमनी का क्या हलवा पका रहे हैं। और बात जात तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आक्रामक नेता हैं, युवा चेहरा हैं बीजेपी के अनुराग ठाकुर, उन्होंने निशाना साध दिया राहुल गांधी पर कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। इसे अपमान करार दिया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने सुर में सुर मिलाया, पूछा कैसे पूछ सकते हैं, गाली दे रहे हैं आप, होते कौन हैं जाति पूछने वाले। प्रधानमंत्री ने सराहना की अनुराग ठाकुर के भाषण की, पर जमीन पर जाति फिर से मुंह बाती दिखाई दे रही है। अब पांचजन्य ने कहा कि जाति तो समाज को जोड़कर रखती है, तो खिचड़ी बहुत पक रही है। आरएसएस ने बीजेपी की इस कमजोर नब्ज का नुकसान भी दिया है। मोहन भागवत ने 2015 में बिहार में आरक्षण की समीक्षा की क्या बात की कि बीजेपी सफाचट वहां पर होती दिखाई दी थी। तो हिंदुत्व बनाम जाति की जो ये लड़ाई बीजेपी चाहती है, हिंदू हिंदू बन कर रहे, विपक्ष क्या पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जाति फोरफ्रंट पर आए। उसका फायदा भी होता दिखा है लोकसभा चुनाव में। 33 पर जो बीजेपी सिमट गई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे पीडीए जो ये फॉर्मूला है, पिछड़ी जातियों को ये समझाना कि भाई आपकी अनदेखी हो रही है, आरक्षण आपसे छीना जा सकता है। 400 सीटों की बात बीजेपी इसलिए कर रही है कि आपके हक मार ले। ये लड़ाई क्या अभी भी जारी है? और बजट सत्र में क्या ये होता दिखा? और इसमें भी कुछ और बातें भी होती दिखी हैं, वो अपने आप में अहम है। कल मैंने कार्यक्रम किया था, जिस तरह से राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर, उनसे अब विपक्ष के नेता आमना सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तलखी, ऐसे मनभेद, मतभेद नहीं मनभेद, इन शब्दों का मैंने कल इस्तेमाल किया था, देखने को नहीं मिला है। यह सरकार, सभापति जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति भी अग्रेसिव होते दिखाई दिए, पर दरअसल रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है क्या विपक्ष ने सत्ता पक्ष को। और यहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों ही सदनों के, उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं क्या? सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है कि देश में कुछ तबके ऐसे हैं वो देश में अस्थिरता का माहौल चाहते हैं। बांग्लादेश भी चर्चा में आ गया, पर यहां पर पॉलिटिकल लीड कौन ले रहा है, यह अपने आप में एक सवाल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी आया, ये तो बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, लेकिन वो जेपीसी में अब भेज दिया गया है। तो क्या एक ट्रायल बलून बीजेपी फ्लोट कर रही थी, या अपने ही मुद्दे पर अब कुछ असमंजस, कुछ शंका के बादल लहराने मंडराने लगे हैं? नई सरकार के गठन से पहले सर्वदलीय बैठक की चर्चा हमने कभी सुनी ही नहीं। इक्का दुक्का कोई सर्वदलीय बैठक हुई और उस पर भी ढंग से रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अब विपक्ष भी बिल्कुल बेजान मूर्छित सा पड़ा हुआ था। कांग्रेस के पास तो उतने भी सांसद नहीं थे, ना ही 2014 में और ना ही 2019 में, कि वो नेता प्रतिपक्ष अपने दम पर, यानी कि 10% कम से कम आपके पास लोकसभा में सदस्य होने चाहिए। 543 की लोकसभा है तो 54-55 सदस्य तो हो, वो ही नहीं थे। पर अब सर्वदलीय बैठक हो रही है और उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे विपक्षी खेमे के दिख रहे हैं और थोड़े ग्लम, थोड़े उदासीन चेहरे सत्ता पक्ष के।
यह उल्टी गंगा बह रही है क्या? यार, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, एक रात में सब कुछ बदल भी जाता है। अभी थोड़ी थोड़ी जो ताकत आई है विपक्ष में, उस पर रीझने या इतराने की जरूरत नहीं है। यह भी अपने आप में सवाल है, और इसमें जुड़ जाता है अगला अहम सवाल, अगली लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें। हरियाणा 90 सीटें, लगातार 2 बार से सरकार बन रही है बीजेपी की। और झारखंड, वहां पर विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जेल में थे, वो बाहर आए हैं। ये ईडी, आईटी और सीबीआई का खेल, ईडी, आईटी, सीबीआई, सरकार के 3 जमाई जो विपक्ष कह रहा था, ये लड़ाई भी अनफोल्ड हो रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया भी अब जेल से बाहर आ गए शुक्रवार को, तो संजय सिंह बाहर, मनीष सिसोदिया बाहर, हेमंत सोरेन बाहर, और अरविंद केजरीवाल भी, अगर अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं अब तो तय मानकर चलिए कि उनका भी बाहर आना तय है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के बाद दिल्ली के भी चुनाव हैं फरवरी में। वहां अब जोर आजमाइश की जाएगी क्या, और उससे अगर एनडीए के लिए मुफीद नतीजे नहीं आते, यानी कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा जहां उनकी सरकार है उसे रिटेन नहीं करते, तो क्या ये और बड़ा झटका, सेटबैक होगा, और जो शीर्ष नेतृत्व है उससे क्या सवाल भी पूछे जाने लगेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, जो 33 पर सिमट गई, 29 सीटें पिछली बार से बीजेपी की कम आई हैं, उसकी समीक्षा में कुछ निकला नहीं। लेकिन वहां पर आर पार की जंग चल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन खेल दरअसल अमित शाह बनाम योगी हो रहा है। उसे और तूल मिल जाएगी क्या? केंद्रीय नेतृत्व जैसे चला रहा है वैसे चला पाएगा, या कहीं आरएसएस भी टेक ओवर करता दिखेगा? या दूसरा पक्ष, विपक्ष, जो थोड़ी ऊर्जा दिखा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से बड़े इंडल्जेंट पॉलिटिशियन जो राहुल गांधी बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या उसकी भी हवा निकल सकती है अगर विपक्ष हार गया? और फिर जो एका दिख रही है वो तार तार होती भी दिखाई देगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, किस दोराहे चौराहे पर राजनीति आकर खड़ी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खत्म हुआ संसद का शोर, चुनावी लड़ाई की शोर, और मोदी ब्रांड कितना बढ़ा, राहुल का ग्राफ कितना चढ़ा? ये एक और अहम बात, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में जब भी हम बात करें कि सबसे करिश्माई नेतृत्व किसका है, भरोसा किस पर है, लोग किसकी तरफ देखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी मीलों आगे थे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मतलब मोटा मोटा खेल ये था कि मोदी के सामने कोई है ही नहीं। पर अब क्या वो ग्राफ उतना ही बढ़ रहा है या उसमें गिरावट आ रही है, और उधर राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है? क्या ये बराबर की टक्कर दिख रही है? लोग भरोसा करने में वक्त लगाते हैं, तो मोदी की गारंटी, मोदी का भरोसा अभी भी जारी है। राहुल गांधी फ्लैटरिंग टू डिसीव, थोड़ा सा लोगों में एक आशा तो जगा रहे हैं, लेकिन भरोसा करने में क्या अभी वक्त लगेगा? ये भी अपने आप में सवाल है।